1966 की जनवरी थी। भारत अभी लाल बहादुर शास्त्री जी के शोक में डूबा ही हुआ था कि खबर आ गई, भाभा नहीं रहे। मात्र 13 दिन के अंतराल में भारत ने अपने 2 सपूतों को खो दिया था। पर क्या ये कोई संयोग था या फिर कोई साजिश? भाभा एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक विजनरी और इंस्टीट्यूशन बिल्डर भी थे। वह हमेशा से यह चाहते थे कि वह जो भी काम करें वो अव्वल दर्जे का हो, चाहे प्रोग्राम सिलेक्शन हो उनके रिसर्च फैसिलिटीज़ या इंस्टीट्यूशन में, या सही पदों के लिए सही लोगों के चयन की बात हो। भाभा के वर्क एथिक्स भी कमाल के थे। अपनी मृत्यु से एक दिन पहले अपनी आखिरी लिखी हुई चिट्ठी में उन्होंने दिवंगत श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी को यह लिखा कि शास्त्री जी की याद में बॉम्बे के स्टाफ ने अपनी छुट्टी वाले दिन यानी कि 22 जनवरी 1966 को भी काम किया। यह एक कर्मठ नेता की याद में एक फिटिंग ट्रिब्यूट थी। भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को तत्कालीन बॉम्बे के एक पारसी परिवार में हुआ था। पिताजी पेशे से वकील थे और मैसूर राज्य की जुडिशियल सर्विसेज में कार्यरत थे। भाभा की बुआ की शादी दोराब टाटा से हुई थी, इसलिए उनके आगे चलकर टाटा ग्रुप के साथ बहुत ही नज़दीकी रिश्ते रहे। भाभा की शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे में ही हुई थी, पर वो 1927 में इंग्लैंड चले गए। यहाँ जाकर उन्होंने कैम्ब्रिज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लिया, पर जल्द ही उनका ध्यान थ्योरेटिकल फिजिक्स और मैथमेटिक्स की तरफ आकर्षित हुआ। 1928 में अपने पिताजी को लिखे पत्र में उन्होंने यह साफ किया कि उनके लिए व्यापार या इंजीनियर बनना मुश्किल है। उनकी रुचि फिजिक्स में है और वो इसी पैशन को फॉलो करना चाहेंगे। कैम्ब्रिज की ही कैवेंडिश लेबोरेटरी से भाभा ने अपनी पीएचडी करी। कैम्ब्रिज में रहते हुए ही उन्होंने भाभा स्कैटरिंग की थ्योरी दी, जिसे दुनिया भर में आज भी इस्तेमाल किया जाता है। 1934 से 1936 तक वो सर आइजैक न्यूटन स्टूडेंटशिप अवार्डी रहे। 1939 में वो छुट्टियां मनाने भारत आए, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाने की वजह से वे इंग्लैंड वापस नहीं जा सके। भारत में रहते हुए उन्होंने बेंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में एज अ रीडर ज्वाइन कर लिया। 1941 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलोशिप मिली और 1942 में उन्हें एडम्स प्राइज से नवाजा गया। बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में उनके स्टे के दौरान ही उन्हें समझ आया कि भारत में फिजिक्स या किसी भी साइंस की फील्ड में रिसर्च करने के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। अपने मित्र JRD टाटा को लिखे हुए पत्र में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। JRD टाटा ने मौके की गंभीरता को समझा और उन्हें सर दोराब टाटा ट्रस्ट में चिट्ठी लिखने की गुजारिश करी। अपने मित्र की बात मानकर भाभा ने सर दोराब टाटा ट्रस्ट में अपना प्रपोजल भेज दिया। 1944 के इस प्रपोजल में उन्होंने यह भी लिखा कि आने वाले दशकों में जब न्यूक्लियर पावर का उत्पादन किया जाएगा तो भारत को विदेशों की तरफ इस एक्सपर्टाइज के लिए नहीं देखना पड़ेगा। सर दोराब टाटा ट्रस्ट ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और इस तरीके से 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखी गई। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। भारत की आज़ादी के कुछ महीने बाद ही भाभा ने प्रधानमंत्री नेहरू को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने आधुनिक भारत की नींव के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की महत्वता पर जोर दिया। 1948 में नेहरू ने भाभा की अध्यक्षता में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना करी। 1950 में भाभा ने भविष्य में भारत की एनर्जी की ज़रूरतों को पूरे करने के लिए एक 3 चरण का न्यूक्लियर एनर्जी प्लान बनाया। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के साथ भाभा के रिश्ते बहुत ही अच्छे थे और पंडित नेहरू
को भाभा की काबिलियत में संपूर्ण विश्वास भी था और इसी वजह से 1954 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। पर भाभा की ख्याति सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। उन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज के लिए 5 बार नॉमिनेट भी किया गया। भाभा और नेहरू के नज़दीकी रिश्तों ने भारत में एटॉमिक एनर्जी को बढ़ावा देने में एक अहम भूमिका निभाई। भाभा के कहने पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की गई। भाभा के नेतृत्व में करीबन 50 वैज्ञानिकों ने मिलकर भारत का पहला लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा 1956 में तैयार किया। भाभा हमेशा से ही एटॉमिक एनर्जी के पीसफुल यूज को बढ़ावा देते रहे थे, पर 1962 में मिली चाइना से हार के बाद उन्हें यह यकीन हो चला था कि भारत को अपना एक एटॉमिक वेपन बनाना चाहिए। 1965 में ऑल इंडिया रेडियो को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि अगर भारत सरकार चाहे तो वो 18 महीने में भारत का अपना एटॉमिक वेपन तैयार कर सकते हैं। 24 जनवरी 1966 सुबह के 7 बज रहे थे। खबर आई कि बॉम्बे से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 101 फ्रांस के मोंब्लान में क्रैश कर गई है। सभी यात्री मारे गए हैं और उन यात्रियों में से एक नाम था होमी जहांगीर भाभा का। मात्र 56 साल की उम्र में उस क्रैश में उनका भी देहांत हो गया। फ्रांस द्वारा कंडक्ट किए गए ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में इसे पायलट एरर माना गया। कहा यह गया कि पायलट को लगा वो मोंब्लान क्रॉस कर चुके हैं और क्योंकि उन्हें जिनीवा में एक शेड्यूल्ड स्टॉप लेना था तो उन्होंने डिसेंड करना शुरू कर दिया। लेकिन काफ़ी अरसे तक यह माना जाता रहा कि इस प्लेन क्रैश के पीछे कुछ बाहरी ताकतों का हाथ हो सकता था, क्योंकि इस क्रैश से सिर्फ 3 महीने पहले ही भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो अगले 18 महीनों में भारत के लिए एटम बम बना सकते हैं। हालांकि 1950 में इसी जगह पर एयर इंडिया का एक और विमान क्रैश हुआ था और उसमें भी सारे यात्री मारे गए थे। सन 2017 में अपने क्लाइंब के दौरान स्विस क्लाइंबर डेनियल रोशे को इस एक्सीडेंट के कुछ अवशेष मिले। उन्हें कुछ ह्यूमन रिमेन्स और एक जेट इंजन भी एक्सीडेंट साइट पर मिला। अपने दिए गए बयान में उन्होंने यह कहा कि इन अवशेषों को देख के नहीं लगता है कि कोई हवाई जहाज पहाड़ में घुसा होगा। उनका मानना यह है कि कोई इटालियन एयरक्राफ्ट ने एयर इंडिया 101 को इंटरसेप्ट किया और हवा में ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि इन अवशेषों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वहाँ पर कोई ब्लास्ट हुआ था, जबकि विमान में ईंधन लगभग पूरी तरह से भरा हुआ था। हालांकि सन 2008 में CIA के पूर्व अधिकारी रॉबर्ट क्राउली ने एक सनसनीखेज खुलासा किया था। जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस को दिए गए अपने इंटरव्यू में, जो बाद में कन्वर्सेशंस विद द क्रो नामक किताब में छपा था, यह दावा किया था कि अमेरिका होमी जहांगीर भाभा की इस बात से बहुत चिंतित हो गया था कि भारत अगले 18 महीने में न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। 1945 में अमेरिका इकलौता ऐसा देश था जिसके पास न्यूक्लियर ताकत थी। उसके बाद सोवियत रशिया और चाइना ने भी एटम बम बना लिया था, पर वो हर हाल में अब भारत को अपना खुद का एटम बम विकसित करने से रोकना चाहते थे। इसलिए अमेरिका ने CIA की मदद से यह प्लान बनाया कि किस तरीके से वह होमी जहांगीर भाभा को रोक सकते हैं। होमी जहांगीर भाभा अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे थे, इसलिए CIA ने एक खुफिया प्लान बनाया और उनके बोइंग 707 में एक बॉम्ब रखा गया। यह बॉम्ब कार्गो होल्ड में रखा गया था, जो कि हवा में ही फट गया और इससे अमेरिका को
अपने मंसूबों में कामयाबी मिल गई। होमी जहांगीर बाबा की मृत्यु भारत के लिए एक गहरा झटका थी। भारत ने कुछ ही दिन पहले अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को खोया था। होमी जहांगीर बाबा न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक थे बल्कि एक सच्चे देशभक्त भी थे, जो चाहते थे कि न्यूक्लियर पावर के मामले में भारत दुनिया में फ्रंट रो कंट्री बने। उनकी मेहनत 1974 में रंग लाई जब भारत ने अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया। आज भारत दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में है जिसके पास अपना न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी कि वो ज़मीन, हवा और पानी तीनों जगह से न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। अगर भारत की इस कैपेबिलिटी का श्रेय किसी को दिया जाना चाहिए तो वो शायद होमी जहांगीर बाबा ही होंगे।